हेलो एवरीवन, दिस इज शिल्पा गुरुवा। वेलकम टू लेट्स लर्न विद गुरुवा सुपली। हम मस्त होंगे, ट्रिप टाइम में वेस्ट होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं गयासुद्दीन बलबन की लोह एवं रक्त की नीति क्या थी भाई, और एक इसमें दिया था राजत्व का सिद्धांत। तो वो डिस्कस करेंगे। सामान्य परिचय हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो देख लेना, क्योंकि बीच में से समझ नहीं आने वाला आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर गयासुद्दीन बलबन, तो ये गयासुद्दीन है वो इसकी उपाधि थी, और इसका जो वास्तविक नाम हमने देखा था बहाउद्दीन बलबन, और वो था इल्तुतमिश का गुलाम, जो कि ग्वालियर की विजय के दौरान इसको खरीदा गया था। तो भाई ये रजिया के वक्त, इल्तुतमिश के वक्त था, रजिया के, मुइजुद्दीन के, मसूद शाह के, नसीरुद्दीन के, और फाइनली ये राजा बन जाता है, सुल्तान बन जाता है। तो भाई इस व्यक्ति ने काफी संघर्ष किया, लास्ट तक आते आते बन गया। तो अब देखो, आज हम जो देखने वाले हैं वो है लोह एवं रक्त की नीति। तो आप सभी ने सुना होगा लोह एवं रक्त की नीति के बारे में। तो अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए, क्योंकि ये है वो मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है, राजत्व का सिद्धांत और बलबन की जो लोह एवं रक्त की नीति। तो पूछा जा सकता है कि लोह एवं रक्त की नीति अपनाने वाला कौन था, किसने लोह एवं रक्त की जो नीति है उसका अनुसरण किया। तो किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे, हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए हमारे बीच, और टॉपिक है वो क्लियर होना चाहिए। तो एकदम फुल डिटेल के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, तो बने रहिए। आज हम देखेंगे बलबन की लोह एवं रक्त की नीति। तो ये लोह एवं रक्त की नीति भाई क्या थी? तो ये जो नीति थी, ये लोह एवं रक्त की नीति फिर क्या थी? तो आइए डिस्कस करते हैं। बलबन ने अपने विरोधियों के लिए लोह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। तो भाई बलबन ने वो अपने जो विरोधी थे उनके लिए ये नीति का अनुसरण किया, इस नीति को अपनाया, लोह एवं रक्त की नीति अपने विरोधियों के लिए। तो ये क्या थी? तो इसमें जो विद्रोही व्यक्ति होता था उसके पत्नी एवं बच्चों को ये गुलाम बना लेता था। इस नीति के तहत विद्रोही व्यक्ति के पत्नी एवं बच्चों को गुलाम बना लिया जाता था। तो यानी कि कोई भी बलबन के विरुद्ध षड्यंत्र करेगा, मान लो कोई षड्यंत्र करेगा, तो उसकी पत्नी एवं बच्चों को ये गुलाम बना लेता था। तो यही थी लोह एवं रक्त की नीति। क्योंकि बलबन है वो तुर्कान चहलगामी की प्रभावशाली नीति को समझ चुका था। जो तुर्कान चहलगामी 40 अमीर सरदारों का संगठन था, उसकी जो नीति थी उसको ये समझ चुका था, भली भांति परिचित था, क्योंकि ये खुद तुर्कान चहलगामी का सदस्य था। तो इसे पता था कि ये अमीर सरदार है वो षड्यंत्र किस प्रकार से मेरे विरुद्ध करेंगे और आगे जाकर क्या क्या हो सकता है, क्योंकि ये खुद था, उसी तुर्कान चहलगामी का ये सदस्य था। तो इसे पता है कि जिस प्रकार से मैंने षड्यंत्र रचे हैं उसी प्रकार से मेरे विरुद्ध भी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और रचित जाएंगे। तो इसने जो तुर्कान चहलगामी था इस पद को ही खत्म कर दिया। तो ना रहा बांस ना बजेगी बांसुरी, यहाँ पर कर दिया इसने। तो अतः बलबन ने इस व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया। तो जो इल्तुतमिश के वक्त इल्तुतमिश ने बनाया था 40 अमीर सरदारों का संगठन तुर्कान चहलगामी, उस व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया इसने, निपटा दिया। अब ये देखो, काफी चालाक था, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप है वो अपने जो विरोधी थे उनको दबा रहा है, दमन कर रहा है उन सभी का। यहाँ पर लोह रक्त की नीति अपना रहा है कि जो भी मेरे विरुद्ध जाएगा, मैं फिर देख लेना परिणाम क्या होने वाले, आपके पत्नी और बच्चों को, परिवार वालों को गुलाम बना लिया जाएगा। यहाँ पर इस पद को ही खत्म कर दिया। बलबन ने फारसी परंपराओं पर आधारित नवरोज व्यवस्था का भारत में प्रचलित किया। तो बलबन ने है वो भारत में एक व्यवस्था का प्रारंभ किया, नवरोज। तो ये नवरोज है वो फारसी धर्म का त्योहार था, त्योहार अभी भी है। तो ये नवरोज है वो फारसियों का त्योहार है, जिसको भारत में प्रचलित किया बलबन ने। तो इसमें है वो नवरोज की जो व्यवस्था है उसको भारत में प्रचलित किया। नवरोज फारसियों का त्योहार है। ये फारसियों से काफी प्रभावित था, क्योंकि आगे भी हम देखने वाले हैं। बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने सिजदा और तेबोस जैसी गैर इस्लामी परंपराओं को शुरू किया। तो ये फर्स्ट व्यक्ति था
फर्स्ट सुल्तान था जिसने है वो गैर इस्लामी परंपरा जैसे सिजदा एवं पेबोस जैसी व्यवस्थाओं का प्रारंभ किया। तो ये सिजदा और पेबोस क्या थी भाई? सिजदा और पेबोस क्या है? सिजदा सजदा करना, सुल्तान के समक्ष झुकना, आदर सत्कार करना, और पेबोस सुल्तान के चरण चूमना, सुल्तान के चरण चूमना। जैसे जो गैर इस्लामी थी यानी कि इस्लाम में नहीं थी उन व्यवस्थाओं का प्रारंभ कर रहा है बलबन। अब देखो बलबन का राजत्व का सिद्धांत, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। तो लोह एवं रक्त की नीति और ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है पॉइंट है। तो ये राजत्व का सिद्धांत क्या था? इस सिद्धांत के अंतर्गत जो सुल्तान है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है और जो भी आदेश देगा सुल्तान उसका उन आदेशों का पालन जनता को बिना किसी विरोध के करना होगा। तो जो भी सुल्तान आदेश देगा वो स्वीकार करने होंगे जनता को, क्योंकि आदेश ये कहता था कि मैं आदेश नहीं दे रहा हूं, मैं सुल्तान हूं और ईश्वर का प्रतिनिधि हूं, तो मैं आदेश नहीं दे रहा हूं। ये है वो साक्षात खुदा ईश्वर बोल दो, अल्लाह बोल दो, वही दे रहा है। तो उसका अनुसरण करना है आपको। अगर आपने इसकी अवहेलना करी तो यानी कि आप अवहेलना मेरी नहीं खुदा की कर रहे हो। तो ये था राजत्व का सिद्धांत और ये राजत्व का सिद्धांत भी फारस से लिया गया था, ये भी वहां की व्यवस्था पर आधारित था। तो ये फारसियों से काफी प्रभावित था। अब देखो बलबन ने एक पद का पद नहीं विभाग की स्थापना की थी, बरीद ए मुमालिक। बलबन ने बरीद ए मुमालिक विभाग की स्थापना की थी। तो ये कौन सा विभाग था भाई? हमने देखा था कि ये बहुत सारे पदों पर आसीन था। रजिया के वक्त शिकार की व्यवस्था करता था मुइजुद्दीन, फिर बहुत सारे राजा है, उन सब पद ये लगभग ले चुका था। अब ये विभाग की स्थापना कर रहा है यहाँ पर, बरीद ए मुमालिक, गुप्तचर विभाग, ये इसे बोलते हैं गुप्तचर विभाग। तो आप क्वेश्चन में लिख लेना गुप्तचर विभाग। तो ये गुप्तचर विभाग है वो इसीलिए बनाया इसने कि जाहिर सी बात है कि मेरे विरुद्ध षड्यंत्र बहुत हो रहे, तो इन षड्यंत्रों को दबाने के लिए और विद्रोहियों को सामने लाने के लिए है वो गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी इसने। तो ये था बरीद ए मुमालिक। अब देखो बलबन के द्वार राज दरबार में है वो दो फेमस कवि थे। एक का नाम सभी ने सुन रखा है, अमीर खुसरो फारसी, एक था अमीर हसन। तो ये थे इसके दरबार के प्रमुख कवि। तो बलबन के राजद्वार में प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन को संरक्षण प्राप्त था। तो ये थे कवि इसके। अब देखो इतना सब कुछ करने के बाद 80 वर्ष की आयु हो चुकी है बलबन की यानी कि ताऊ जी की। तो ऑब्वियसली अब निपटारा होने वाला है इनका। तो 80 वर्ष की अवस्था में 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई। तो 80 वर्ष की अवस्था में यहाँ पर 1287 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अगला जो सुल्तान बनेगा इनका बेटा बनेगा फिर शमसुद्दीन क्यूमर्स। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम देखेंगे क्यूमर्स के बारे में।